हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का प्रीवियस पेपर जो है आज हम लेकर के आए हैं। और हम यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि 1994 से लेकर के 2019 तक के हम पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हमारी वीडियो में बने रहिएगा। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग जो है 1994 से 2019 तक के अगर आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है प्रीलिम्स के जो है अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों का पीसीएस लेवल का, विशेष रूप से यूपी पीसीएस लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आपका रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों जो है आप लोग जो है कोशिश करिएगा कि जितने भी पेपर मैं लेकर के आऊँगा उनको आप लोग जो है अच्छे से जो है सॉल्व कर लीजिएगा, उस अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कहीं पर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। कोई भी इशू है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए और बताया करिए कि हमारे वीडियो में जो है क्या ज़रूरत है, कहाँ पे कमी रह गई है और कौन से पोर्शन आप लोगों को अच्छा लगा, उस पर जो है आप लोग ज़रूर अपनी राय दिया करिए। दोस्तों जो है अगर आप लोग जो है कम से कम 15 या 20 साल के अगर पेपर आप लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों की प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी हो जाएगी और कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं लगाना होगा। तो दोस्तों आप लोग जो है हमारी वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और बिल्कुल भी हमारी वीडियो को स्किप ना करिएगा। और आप लोग जो है पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल का आइकन दोस्तों जो है बराबर में जो है बेल का आइकन होगा उसको आप लोग ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री एग्ज़ाम का ये पेपर है, प्रीवियस पेपर है ये दोस्तों। तो हम इसको जो है 1994 से जो है शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप लोग जो है इतना पेपर हल कर लेते हैं 1994 से लेकर के 2019 तक का, तो मान के चलिए कि जो है आप लोगों का प्री तो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। और जो अभी ये पीसीएस का जो फॉर्म अप्लाई किया गया है इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, जिसमें एसडीएम हो गए, डिप्टी एसपी हो गए और जेल सुपरिटेंडेंट हो गए और डिप्टी जेलर हो गए। इसके अलावा सीडीपीओ की पोस्ट है। इस तरीके से बहुत सारी पोस्टें हैं, रोडवेज़ में एपीओ की है। तो सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है सारी पोस्ट के लिए, यानी कि एक ही एग्ज़ाम होना है पीसीएस का, जिसमें सीडीपीओ की पोस्ट है और सीडीपीओ के ऊपर की रैंक की है और नीचे की रैंक की है। सभी जो है सभी के लिए जो है इस पेपर को हल करना है। तो 1994 से लेकर के 2019 तक हम पेपर हल कराएंगे। तो आप लोग जो है हमारी वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, बने रहिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये 1994 का क्वेश्चन पेपर है। तो प्रीवियस पेपर जो है जितना ज़्यादा हल करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को जो है तैयारी हो जाएगी। उसमें रट्टाफिकेशन करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद करना है तो कम से कम जो है 10 साल का या मैक्सिमम 15 से 20 साल तक का जो है आप लोग जो है अगर क्वेश्चन पेपर हल कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका प्री तो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी। तो यहाँ पर जो है चौथा जो आंसर है टी वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या दिया हुआ है कि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस काल में विधवा विवाह, नियोग प्रथा, अंतर्राज्यीय विवाह, बहुपत्नित्व, बहुपतित्व विवाह, विवाहित प्रेम विवाह इत्यादि प्रचलित थे। इतने प्रकार के दोस्तों जो है ये विवाह था, ये इतने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाद में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सभा एवं समिति में सम्मिलित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक तथा पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। मैत्रेय में स्त्रियों को मदिरा एवं पाशा के साथ 3 बुराइयों में रखा गया है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई और मेगस्तीनी जिस काल में बहुविवाह का उल्लेख करता है, इस काल में विधवा विवाह और तलाक प्रथा को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। वेश्यावृत्ति एवं नियोग प्रथा कायम थी और गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में कुछ मामले में सुधार हुआ तो स्त्रियों में गिरावट आई, जैसे शिक्षा के अधिकार से वंचित एवं सती प्रथा का प्रचलन। एरण अभिलेख में जिससे पता चलता है कि पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा का उल्लेख
लेकिन स्त्रियों की को संपत्ति में अधिकार नहीं था। चोल काल में उच्च कुलों की स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें संपत्ति का अधिकार था। इसी काल में देवदासी एवं दास प्रथा प्रचलित थी। तो दोस्तों जो है जो चोल काल था इसमें जो है स्त्रियों की दशा जो है अच्छी थी, बाकी में जो है स्त्रियों की दशा प्राचीन काल में अच्छी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में दोस्तों जो है आयुर्वेद का जो है उल्लेख मिलता है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। अर्थवेद नामक वेद ग्रंथ को जीवन का विज्ञान कहा जाता है। अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं एवं यह 20 मंडलों में विभक्त है। इनमें तंत्र मंत्र का संकलन है। इसमें भारतीय औषधि विज्ञान से संबंधित जानकारी मिलती है। दोस्तों इसका स्रोत जो है ये एनसीईआरटी की बुक है। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की और पॉलिटी की और इकोनॉमी की, ये चारों जो है आप लोग जो है एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। साथ में जनरल साइंस की बुक भी जो है आती है एनसीईआरटी की, जनरल साइंस की भी ले लीजिए। अगर आप इतना कलेक्शन आप लोग एनसीईआरटी का ले लेते हैं तो इस जो एनसीईआरटी में जो दिया होता है उसको जो है आयोग ऑथेंटिक मानता है। तो आयोग जो भी आंसर जो भी लिखा एनसीईआरटी के उस बुक में लिखा हुआ है वही मान्य होगा आयोग के लिए के उसमें। तो आप लोग जो है एनसीईआरटी की ज़रूर ले लीजिएगा बुक। फिर निम्नलिखित में से किसकी तुलना मौर्य मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो यहाँ पर जो है जो बी ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मैकियावेली का प्रिंस कहा जाता था। चौथा प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा सांख्य। सांख्य सबसे पुरानी जो है विचारधारा है। सांख्य दर्शन का सांख्य दर्शन का सबसे पुराना है, यानी दर्शन में सबसे पुराना जो दर्शन है वो सांख्य है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल थे और योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद तथा मीमांसा दर्शन के प्रणेता कुमारिल भट्ट थे। ये भी एनसीईआरटी से जो है इसका स्रोत लिया गया है। फिर है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? तो यहाँ पर डी है खजुराहों का चंदेल। तो यहाँ पर जो है व्याख्या दिया हुआ है कि एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों, पहला वाला ए है एलोरा की गुफाएं, शक दिया हुआ है। तो यहाँ पर व्याख्या में दिया हुआ है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। महाबलीपुरम के आगे राष्ट्रकूट लिखा हुआ है, जबकि व्याख्या में है कि महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण पल्लवों के द्वारा एवं मीनाक्षी, सी नंबर पे है मीनाक्षी मंदिर में पल्लव है इसके आगे दिया हुआ है, जबकि यहाँ व्याख्या में दिया हुआ है कि मीनाक्षी मंदिरों का निर्माण कार्य पांड्य राजाओं के द्वारा किया गया। खजुराहों के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया। यहाँ के मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। छठा नंबर आ जाते हैं। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो पहले नंबर पे है इनके नामों का अध्ययन करना है और निम्नांकित उत्तर कोड, यानी कौन पहले नंबर पे आए, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे और कौन चौथे पे, इसको जो है क्रमबद्ध रूप से लगाना है। तो अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन, ये कौन पहले हुए हैं कौन बाद में हुए हैं? तो इसमें जो है आंसर सी सही हो जाएगा। तो कनिष्क के समय में कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। इस बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म की इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो भागों में विभाजित हो गया था। इस बौद्ध संगीति में 3 पिटकों की रचना हुई थी। इन टीकाओं को विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया।
इस पुस्तक को बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। 7वां नंबर है चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो जो है पल्लव, पहले नंबर पे पल्लव, दूसरा जो है बी हो जाएगा चोल, सी चालुक्य, डी राष्ट्रकूट। तो इसमें पहला वाला ए सही है, यानी कि 8वां नंबर है अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नंबर ए है यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। नंबर बी है यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। सी है यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है। डी है यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है। इसकी व्याख्या है कि अर्थशास्त्र मुख्यतः राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। इस पुस्तक में मौर्य काल के राज्य, राजा तथा उस समय की राजनीतिक व्यवस्था का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। इसकी तुलना मध्यकालीन ग्रंथ प्रिंस के मैकियावेली द्वारा रचित ग्रंथ प्रिंस, मध्यकालीन एक ग्रंथ था प्रिंस, जिसको जो है रचना किया था मैकियावेली ने, से की जाती है। अर्थशास्त्र में आर्थिक स्रोतों का वर्णन है, पर यह तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था पर का वर्णन नहीं करता है। 9वां है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो नंबर ए है शिलालेख, बी है टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, सी है पुरातात्विक खुदाइयाँ, नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो सी वाला सही हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाइयाँ। हड़प्पा संस्कृति पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति पर सबसे ज़्यादा प्रकाश पुरातात्विक खुदाइयों में मिले साक्ष्यों द्वारा पड़ता है। सन 1921 में सर जॉन मार्शल की संरक्षितता में वर्तमान पाकिस्तान स्थित हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्रमशः श्री राय बहादुर, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक अत्यंत प्राचीन एवं विकसित सभ्यता प्रकाश में आई। अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता पुरातात्विक खुदाइयों द्वारा ही चला है। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास आ जाता है। अभी तक ये जो है जो एंशिएंट के जितने क्वेश्चन आए हुए थे उसकी डिटेल थी। अब जो है 10वें नंबर पे मध्यकालीन है। अब जितने जो है मध्यकालीन इतिहास से उठाए गए हैं, तो यहाँ पर जो है जो जितने भी क्वेश्चन लगे हुए हैं ये सब सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज लगे हुए हैं। तो जो है लेकिन क्वेश्चन पेपर में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आया हो, उस क्वेश्चन पेपर में आगे पीछे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्रमबद्ध रूप से लगाया गया है। तो 10वें नंबर पे है निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो नंबर 1 है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, नंबर बी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी है फरीदुद्दीन गंज ए शकर और डी है, दोस्तों ये शंकर लिखा हुआ है तो शंकर नहीं है, फरीदुद्दीन गंज ए शकर। शकर जो है शक्कर से जो है बना है, क्योंकि वो शक्कर उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। शक्कर का मतलब होता है चीनी या इंग्लिश में शुगर कह सकते हैं। तो ये जो है बाबा फरीद को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया था बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर। फिर डी नंबर पे है शेख निजामुद्दीन औलिया, तो सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, फरीदुद्दीन गंज ए शकर। तो इनका जो है सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में इनका उल्लेख मिलता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में सूफी संत बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर के विचारों को संकलित किया गया है। मध्यकालीन भारत हरिश्चंद्र वर्मा की किताब से ये लिया गया है। दोस्तों ये बहुत अच्छे राइटर हैं हरिश्चंद्र वर्मा। अगर जिन लोगों के पास जो है मेंस की जो लोग तैयारी कर रहे हो और हरिश्चंद्र वर्मा की बुक नहीं है, वो लोग हरिश्चंद्र वर्मा की बुक ले लें, मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। 11वें नंबर पे है विचार कीजिए। कथन ए, मुगल गद्दी पर औरंगज़ेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ये कथन है, इसका कारण दिया हुआ है कि
ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। तो अब इसका आंसर जो है हमको चूज करना है, तो कौन सा आंसर सही होगा। तो ए में दिया हुआ है दोनों ए और आर सत्य है, और आर ए की का सही स्पष्टीकरण है। फिर दूसरा है कि बी दोनों ए आर सत्य है परंतु ए आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य है आर असत्य है। डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर सी वाला सही है कि दोनों ए आर सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या नहीं करता है। अगर आप लोग इसका जो है अगर सही तरीके से पता लगाएंगे तो यहाँ पे जब आप लोग इसको पढ़ा करिए तो ए वाला पढ़ने के बाद क्योंकि शब्द अपने से जोड़ दिया करिए, तो आप लोगों को इसमें अंतर पता चलेगा कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे मुग़ल गद्दी पर औरंगज़ेब शाहजहाँ का उत्तराधिकारी हुआ, अब कारण जो है इसमें बताना है कि उत्तराधिकारी हुआ क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। तो जो है यहाँ पे जो है जो आंसर है वो सी वाला जो है सही है। तो सी वाले में जो है आ जाएगा कि ए सत्य है पर आर सत्य नहीं। और जो ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी का जो नियम था वो मुग़ल काल में जो है लागू नहीं हुआ था। ये आपस में जो है लड़ाई झगड़ा होता था भाइयों में, और जो उनमें से जो विजय प्राप्त कर लेता था वो गद्दी हासिल कर लेता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए जो है पहला वाला तो ठीक है और दूसरा वाला सही नहीं है, सी वाला सही है यहाँ पर। यद्यपि इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यद्यपि शाहजहाँ के पश्चात औरंगज़ेब गद्दी पर बैठा, लेकिन उसने शाहजहाँ को कैद कर लिया था। उसने अपने बाप को कैद करके ही जो है वो गद्दी पर बैठा था, और दारा को युद्ध में हरा कर गद्दी पर बैठा था। इस तरह से यहाँ ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन नहीं किया गया। इस तरह से कथन ए सही है और आर गलत है। ये एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़िए। 12वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो पहला है कथन कि उसने कृषि ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है कि उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तीसरा है कि उसने प्रांतों के गवर्नरों के कारों को समाप्त किया। तो अब इसमें से कौन कौन से सही है दोस्तों? तो इसमें से सी वाला सही है कि उसने जो अपने ज़मीन की जो पैमाइश उसने कराया था, ये बात सही है। और उसमें से मालगुजारी यानी कि टैक्स की जो है वसूली की थी, जिसको मालगुजारी या लगान भी जो है कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं। तो इसको इसने जो है वसूल किया था। और जो तीसरा वाला है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। जो प्रांत के जो गवर्नर हुआ करते थे उस समय, उनके जो है उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया था और उनकी पावर को अपने हाथ में ले लिया था। अलाउद्दीन ने राजस्व एकत्रीकरण के लिए मसाहत पद्धति का प्रचलन कराया। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला वह पहला शासक था। उसने भूमि राजस्व बढ़ाकर 50% तक कर दिया, जिससे राजकीय आय में वृद्धि हुई। उसने मध्यस्थों का अंत किया। वह भूमि की माप करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। उसने दान के रूप में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि परिवर्तित कर दिया था, लेकिन उसने लगान की यह पद्धति पूरे साम्राज्य में लागू नहीं की थी। इसके अलावा उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। 13वां क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो बी सही हो जाएगा, चित्रकला। बाकी इसमें ए है शिल्पकला, बी चित्रकला, सी है नृत्य कला और डी है संगीत कला। 14वां क्वेश्चन है,
मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी बाबर, सी अकबर और डी महमूद गजनवी। तो ए सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो आया था। फिर है 15वां क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सी नंबर है, तो चलो चारों इसमें पढ़ देते हैं। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है आचार्य JB कृपलानी और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो सी आंसर इसमें आचार्य JB कृपलानी सही हो जाएगा। फिर 16 नंबर पे है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। तो बी वाला पटना सही हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष नंबर ए जगजीवन राम, बी घनश्याम दास बिड़ला, सी BR अम्बेडकर, डी अमृतलाल ठक्कर। तो बी वाला सही हो जाएगा, घनश्याम दास बिड़ला। 18 है जलियांवाला बाग ये जिम्मेदार डायर जनरल को निम्न में से किसने मार डाला? पृथ्वी सिंह आज़ाद, सरदार किशन सिंह, सी हो जाएगा ऊधम सिंह और डी सोहन सिंह जोश। तो सी आंसर ऊधम सिंह सही है। 19वां है 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। तो निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी है AV अलेक्जेंडर, सी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, डी लॉर्ड एमरी। तो इसका जो है डी वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड एमरी। फिर है 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही तिथिवार क्रम से नीचे दिए गए कोड से चुनिए। रॉलेट एक्ट यानी कि जो है क्रमबद्ध रूप में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा? तो रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन और 4th है गांधी इरविन समझौता। तो यहाँ पर हम जब इसका क्रमबद्ध रूप से लगाएंगे तो डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि जो है 3, 1, 2, 4। तो यानी पहले नंबर 1919 साइमन कमीशन, 1928 गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी, और पहले नंबर पे है होम रूल आंदोलन 1916। तो 1916, 1919, 1928, 1931। 21 नंबर पे है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से की गई? डूरंड योजना, नंबर बी है मार्ले मिंटो सुधार, सी माउंटबेटन योजना, डी वेबल योजना। तो सी सही हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? आप लोग जो है पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों जो है आप लोग हमारा जो है वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन पेपर कैसे लगे, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो हम दोस्तों जो है अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।